स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंपनी के टाइप्स पढ़ रहे थे और आज हम विभिन्न आधारों के अनुसार कंपनी के टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पूर्व रॉयल कंपनी पढ़ी थी और एक्ट के अनुसार कंपनी पढ़ी थी, प्राइवेट कंपनी पढ़ी, पब्लिक कंपनी पढ़ी और आज हम विभिन्न आधारों के आधार पर कंपनी के टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला टाइप्स है स्वामित्व के आधार पर कंपनी। स्वामित्व के आधार पर कंपनी टू टाइप्स की होती हैं, एक गवर्नमेंट कंपनी और एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हो, नाम से ही स्पष्ट है, जिस कंपनी में सरकार की भागीदारी 51% तक हो तो वो कैसी कंपनी कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। जैसे हम देखते हैं कि भारत पेट्रोलियम, इंडियन गैस, इस टाइप की जो एजेंसियां हैं जो सरकार के अनुसार ही चलती हैं, तो वो कंपनी कैसी कहलाती हैं? सरकारी कंपनी कहलाती हैं। नवरत्न नाम से भी कंपनी है, 9 स्पेशल कंपनी है, उनमें जो कंपनी के जो भागीदार हैं वो 51% तक सरकार है। जैसे पहले इंडियन एयरलाइंस थी, अब उसका सौदा प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं और तो वो प्राइवेट होती जाएंगी। जैसे जैसे जिसका भाग शेयर बिकता चला जाएगा वो प्राइवेट हो जाएंगी। जैसे भारतीय रेलवे का भाग भी बिक जगह जगह रेलवे स्टेशन वगैरह बिके जा रहे हैं, उस तरीके से वो प्राइवेट हो जाएंगे। जब तक उनका भागीदारी 51% तक होता है तो वो कौन सी कंपनी कहलाती है? गवर्नमेंट कंपनियाँ कहलाती हैं। स्टूडेंट देख लेते हैं जो बुक्स में क्या लैंग्वेज है। भारतीय कंपनियों का आशय उन कंपनियों से है जिसमें कम से कम 51% या इससे अधिक चुकता अंश पूंजी केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भगत केंद्र सरकार और भगत एक से अधिक राज्य सरकारों के पास होती हैं, तो ऐसी कंपनियां जो होती हैं वो गवर्नमेंट कंपनियां या सरकारी कंपनियां कहलाती हैं। जो इस प्रकार परिभाषित सरकारी कंपनियों की सहायक हैं। इन कंपनियों का वर्णन इस पुस्तक में एक कहा जाए अलग से अध्याय अगर हम आगे पढ़ेंगे तो सरकारी कंपनियों के बारे में पूरा चैप्टर है, उसे हम और डिस्क्रिप्टिव में पढ़ लेंगे कौन कौन सी कंपनियां हैं और किस किस तरीके से वो अपना काम करती हैं। मगर मेन रूप से आप ये मान लीजिए कि जो आपकी सरकारी कंपनियां हैं उसमें या तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 51% का शेयर होगा या उससे अधिक शेयर होगा, या स्टेट गवर्नमेंट के पास 51% या उससे अधिक का शेयर होगा। क्लियर? अब आपको समझ में आ गई होगी कौन सी सरकारी कंपनी होती है और कौन सी सरकारी कंपनी नहीं होती है। इसके विपरीत नॉन गवर्नमेंट कंपनियां वही कंपनियां होती हैं जिस पर सरकार का मतलब कोई शेयर ना हो, तो वो कैसी कंपनी कहलाती हैं? कहा जाए उन्हें नॉन गवर्नमेंट कंपनी करके। मान लीजिए किसी कंपनी सरकार की भागीदारी खूब सारी है मगर उसकी जो मेन भागीदारी है, जैसे हम एक मेन उदाहरण लेते हैं, कुछ शहरों में, कुछ बड़े बड़े शहरों में जो आप देखते हैं कॉरपोरेशन UPPCL है, मतलब पावर कॉरपोरेशन है, यानी कि हमारी लाइट की जो कंपनी है उत्तर प्रदेश की है, वो ही लाइट मैन्युफैक्चर करे या खरीदे और उसको वो सरकार डिस्ट्रीब्यूट करती है। मगर कुछ शहरों में, कुछ बड़े शहरों में या बड़े देशों में प्राइवेट कंपनी होती है। जैसे सिम होती है पोस्ट पेड और प्रीपेड, उसी तरीके से क्या करते हैं, हमारा जो बिल आता है वो हमारा मीटर देख के आता है और वहाँ पे क्या होता है, वो क्या करते हैं, मान लो प्रीपेड करना है, उन्होंने 100 यूनिट खरीदी, तो जैसे रिलायंस कॉरपोरेशन ने दिल्ली में पहले कंपनी खरीद ली थी, मतलब लाइट का खरीद लिया था, तो मान लो उसने 100 रुपये की लाइट खरीदी, तो आप 100 रुपये की ही लाइट जला पाओगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगी, लाइट ऑटोमेटिक बंद कर दी जाएगी। तो उसमें क्या था, सरकार के पास पहले दिल्ली गवर्नमेंट के पास उसकी जो थी पावर थी, परंतु क्या हुआ, मैं ये बिफोर नाउ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे पहले की बात बता रहा हूँ, जब रिलायंस कॉरपोरेशन ने इस पर कब्जा किया था, तो उस तरीके से उसके शेयर जो थे 51% से ज़्यादा हो गए होंगे, तभी उसने अपने मनमाने तरीके से बिल का भुगतान किया। इस तरीके की हम बहुत सारी चीज़ें
देखते हैं कि प्राइवेट कंपनियां किस किस तरीके से काम करती हैं। जिनके पास गवर्नमेंट कंपनी की भी 51 शेयर हो जाते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी में आ जाती है, ना कि गवर्नमेंट कंपनियां कहलाती हैं। अब देख लेते हैं किताबी लैंग्वेज में, गैर सरकारी कंपनियां वे कंपनियां हैं जो उपयुक्त वर्णित प्रकार की सरकारी कंपनियां नहीं होती, अर्थात कंपनियां जनता द्वारा अपनी निजी पूंजी द्वारा चलाई जाती हैं, तो उन कंपनियों को हम क्या कहेंगे, नॉन गवर्नमेंट कंपनियां कहेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं हम स्वतंत्रता के आधार पर कंपनी। स्वतंत्र अभी हम कर रहे थे स्वामित्व के आधार पर। स्वतंत्रता के आधार पर जो कंपनी है हमारी वो है पहले स्वतंत्र कंपनी, इंडिपेंडेंट कंपनी। स्वतंत्रता के आधार पर कंपनी की बात करें तो स्वतंत्र कंपनी का आशय उस कंपनी से है जो अपना प्रबंध व अपना नीति निर्माण आदि स्वयं करती है तथा किसी अन्य कंपनी का इसके नीति निर्माण एवं प्रबंध आदि में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, तो उस टाइप की जो कंपनी होती है वो इंडिपेंडेंट कंपनियां कहलाती हैं। आप लोग जानते हैं कि जो कंपनी है, भाई मैंने एक कंपनी कर ली खोली, इंडिपेंडेंस देश है, मैंने इंडिपेंडेंस, और मैंने अपनी कंपनी में जो रूल्स बनाए कि इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है और इतने इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से नहीं करना है, तो ये कैसी कंपनी हो गई, इंडिपेंडेंट कंपनी हो गई। क्लियर। अब बात करते हैं नंबर 2 होल्डिंग कंपनी की। इसे सूत्रधारी कंपनी या हमारी नियंत्रित कंपनी भी कहा जाता है। देखो ये कंपनी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कहीं मूवीज वगैरह में देखा होगा कि मान लीजिए 2 कंपनियां चल रही हैं, एक कंपनी है ज़्यादातर लॉस में चल रही है, तो वो कहता है कि आप मेरे अंडर में काम कर लीजिए, अपनी कंपनी मेरे यहाँ कर दीजिए। उसमें कंपनी का नाम वही रहता है और दूसरा कंपनी के जो जिसकी कंपनी अच्छी चल रही है वो उसे होल्ड कर लेता है, यानी कि उसे उसके जो नियम वगैरह हैं वो उसमें चालू कर लेता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो कंपनी कहलाती है वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप जब रिलायंस कंपनी डालोगे तो रिलायंस नाम से बहुत सारी कंपनियां निकल आएंगी। रिलायंस कॉरपोरेशन है, रिलायंस टेलीकॉम है, रिलायंस ये है वो है, तो ये सारी बहुत सारी कंपनियां, इन्हें मेन रूप से एक रिलायंस कंपनी है वो संचालित करती है। जैसे हम सबसे अच्छे उदाहरण आप देखोगे टाटा कंपनी के देखो, टाटा नमक अलग मैन्युफैक्चरिंग करता है, टाटा स्टील अलग करता है, टाटा ये करता है। उसमें मेन रूप से जो टाटा कंपनी है, मैंने सुना है लगभग 58 कंपनियां हैं जो उसका होल्ड करती हैं। बस एक ही व्यक्ति उसे सीईओ के रूप में देखता है। बाकी सब जैसे टाटा नमक है, टाटा नमक की अलग बिक्री है, अलग अपना प्रॉफिट कमाता होगा, उसकी अलग यूनिट होगी, मगर जो यूनिट होता है ओवरवाइज होता है, वो सारा काम कौन देखता है, टाटा कंपनी। अब हम देख लेते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गया। क्या है, यदि कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी या कंपनी पर नियंत्रण रखती है तो नियंत्रण रखने वाली कंपनी को नियंत्री या सूत्रधारी कंपनी कहते हैं तथा नियंत्रण कंपनी को सहायक या सहगामी कंपनी कहते हैं। ध्यान रखना, हम इसे ही सहगामी और सह कंपनी भी कहते हैं। इसे अलग रूप से पढ़ेंगे नीचे 3rd पॉइंट्स में। तो ये कंपनी कौन सी थी, मान लीजिए ए कंपनी जो है बड़ी कंपनी है और बी कंपनी भी थी एक, तो ए कंपनी ने बी कंपनी को होल्ड कर लिया, यानी कि अपने नियम अनुसार चला रही है बी कंपनी को, तो ए कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। क्लियर। और जो बी कंपनी है जिसके ऊपर नियंत्रण करा जा रहा है तो उसे सब्सिडियरी कंपनी कहेंगे। इस अधिनियम के लिए एक कंपनी को दूसरी कंपनी की सूत्रधारी कंपनी तभी माना जाएगा जबकि वह दूसरी कंपनी उसकी सहायक कंपनी होगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं सहायक सम अनुवांशिकी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो सहायक कंपनी का आशय उस कंपनी से है जो नंबर 3 कंडीशन है इसमें, जब अन्य कंपनी उसके संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती है। कहने का मतलब क्या था, मैंने अभी आपको एग्जांपल हुआ, मान लो ए कंपनी है और बी कंपनी है। ए कंपनी ने बी कंपनी के नियमों को हैंडल कर लिया है, बी कंपनी को चला रही है, तो ए कंपनी तो होल्डिंग कंपनी हो गई और जो बी कंपनी थी वो क्या हो गई, आपकी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। सही है। नंबर 2 कंडीशन क्या है, जब प्रथम कंपनी यानी कि जो सहायक कंपनी है एक ऐसी विद्यमान कंपनी है जिसमें इस अधिनियम के आरंभ होने के पूर्व निर्गमित किए गए पूर्वदायी अंशों के आधारकों के सभी विषयों में वही मताधिकार है जो कि
इस कंपनी के समान अंशधारकों के हैं। कहने का मतलब क्या है, इसमें बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे टाटा की जो कंपनी है, टाटा की मेन कंपनी है, अब टाटा ने एक नई यूनिट पर काम करना शुरू कर दे। मान लो जैसे हर चीज़ आती है, मैंने शायद टाटा सीमेंट नहीं सुना है, टाटा का कोई सीमेंट नहीं है। अब मान लो टाटा ईट बनाने लगे, तो ईट का जो नियंत्रण कर रही है भाई, पहले उसने भी ईंट बनाने के लिए क्या करा, वृक्ष बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए कंपनी खोली। अब उस कंपनी का संचालन पहले से ही कौन चला रहा है, टाटा वाला चला रहा है, तो वो सहायक कंपनी ऑटोमेटिक हो गई। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, नंबर सा की बात करें तो, और इसमें भी मैं बताऊं 2 पॉइंट्स और रहेंगे। जब एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 50% से अधिक अंश है, तो वो जो दूसरी कंपनी है जिसके पास 49% शेयर रह गए हैं, तो सहगामी कंपनी ये सहायक कंपनी हो ही जाएगी। और हम बात करें सा की, तो उस दशा में जहां एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सहायक या सहगामी कंपनी दूसरी किसी अन्य कंपनी के सहायक या सहगामी कंपनी है, तो पहली कंपनी भी उसकी सहगामी कंपनी होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3 कंपनियां हैं, मैंने सिंपल से, एक का नाम है ए कंपनी, एक का नाम है बी कंपनी और एक का नाम है सी कंपनी। तो मान लीजिए सबसे पहले सबसे छोटी कंपनी हमारी सी कंपनी हो गई, तो बी कंपनी सी को चला रही है, और बी को जब उस पर प्रॉब्लम आई बी को, तो वो किसके अंडर में आ गई, ए के अंडर में आ गई, तो ऑटोमेटिक सी कंपनी किसके अंडर में आ गई, ए के अंडर में। तो ए कंपनी जो हो गई, कहने का मतलब ये हो गया, हमने होल्ड किस पे किया, ए कंपनी ने होल्ड किया बी कंपनी को, और बी कंपनी जो थी वो होल्ड किस पे कर रही थी, सी कंपनी पे। तो जब ऑटोमेटिक जब सी कंपनी की बात आएगी, तो सी कंपनी किस में आ जाएगी, होल्ड हो जाएगी ए कंपनी के अंडर में, तो ये सहगामी या सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी 3 टाइप्स की कंपनियां थी इसमें। सबसे पहली कंपनी में हमने देखा था कि होल्डिंग कंपनी थी, और एक सहायक कंपनी, एक स्वतंत्र कंपनी थी, इंडिपेंडेंट कंपनी। क्लियर, तीनों कंपनियों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।